ओके जी। स्पेक्ट्रोस्कोपी आज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक यूज टू measure द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद क्वांटाइज्ड मैटर। कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और उसको अगर हम मेजर करते हैं तो उसके लिए टेक्निक यूज़ होती है, उसका हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का। स्पेक्ट्रो का मतलब है स्पेक्ट्रम विच मीन्स लाइट, और स्कोपी का मतलब है टू विजुअलाइज। और इस इंटरेक्शन का फ़ायदा क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है कि हमारे पास लाइट का एक सोर्स होता है जिसको हम बल्ब कहते हैं। और लाइट आपको पता है कि एनर्जी की एक फॉर्म है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसकी जो नेचर है वो वेव नेचर होती है। अब होगा क्या कि जब ये लाइट सैंपल में से पास होगी तो तीन तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये अब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर ये रिफ्लेक्ट हो सकती है, या रिफ्रैक्ट हो सकती है, या रिफ्रैक्ट हो सकती है। इन तीनों में से कोई एक काम ज़रूर होगा, ठीक है। अब अगर लाइट अब्जॉर्ब हो जाती है तो मालिक तीन तरह के फिनोमेना किसी भी मालिक्यूल के अंदर होंगे। वो तीन तरह के फिनोमेना कौन से हैं? मिसाल के तौर पर लाइट आई, वो अब्जॉर्ब हो गई, उस अब्जॉर्प्शन से या तो मालिक्यूल रोटेट कर जाएगा जिसको हम नाम देंगे मालिक्यूलर रोटेशन का, या फिर बॉन्ड की वाइब्रेशन होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम द लोअर एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट। तो कहने का मकसद ये है कि एब्जॉर्प्शन के केस में हमारे पास मालिक्यूलर रोटेशन आ सकती है, बॉन्ड वाइब्रेशन आ सकती है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आ सकती है। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है वो पास आउट नहीं हो सकती, उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलता। और जो रिफ्रैक्ट हो जाती है वो भी हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। बहरहाल, कहने का मकसद क्या है कि हम इसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और यही क्यों डिटेक्ट करते हैं, क्योंकि इससे हमारे पास मॉलिक्यूलर रोटेशन होती है, बॉन्ड वाइब्रेशन होती है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आती है। आगे चल के जब हम प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे तो प्रिंसिपल में भी हमारे पास जो मेन टर्म आएगी वो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की आएगी। So these are electromagnetic radiations that actually uh, have different wavelengths. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। अगर आप देखें ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड हमारे पास कॉस्मिक या फिर गैमा रेज आ जाती हैं, जो कि वेरी हाई एनर्जी वेव्स हैं। और जैसे जैसे हम राइट साइड पर मूव करते हैं एंड पर हमारे पास माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव आते हैं, जो कि वेरी लो एनर्जी वेवलेंथ है। तो फ्रॉम मूविंग फ्रॉम कॉस्मिक एंड गैमा रेज टू माइक्रो एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव, एक्चुअली द लैम्डा द वेवलेंथ इंक्रीज। लैम्डा जो है वो इंक्रीज होती है, जबकि हमारे पास जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो कॉस्मिक रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, उसके बाद फिर एक्स रेज, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, देन हमारे पास अल्ट्रा वायलेट नियर और विजिबल रीजन, और फिर हमारे पास इंफ्रारेड नियर और इंफ्रारेड, और फिर हमारे पास माइक्रोवेव या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव। तो इस तरह से हमारे पास जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके लिए नीचे आप देखें एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल इक्वेशन दी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, विच इज़ E इज इक्वल टू एच न्यू। इसको हम V भी पढ़ सकते हैं, न्यू भी पढ़ते हैं। मोस्ट एक्यूरेट जो इसकी टर्म है वो न्यू है, वेयर न्यू रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी एंड E इज़ द एनर्जी। यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ जाती है। एक और हमारे पास रिलेशनशिप है C इज इक्वल टू वी लैम्डा एंड V इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा करें तो हमारे पास जो एनर्जी की इक्वेशन बनती है वो है E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। यहाँ पर देखें कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ रिलेशनशिप आया जो कि इनवर्स है, ठीक है। यानी कि अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो एनर्जी
डिक्रीज होती है। तो हमने कहा कि कॉस्मिक रेज से माइक्रोवेव की तरफ जब हम मूव करते हैं तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो ऑटोमेटिकली हम कहेंगे कि एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है। इसी चीज़ को अगर आप देखें तो हमारे पास जो विजिबल रीजन है, अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल रीजन, ये दोनों एडजेसेंट हैं। और उसके आगे जो है हमारे पास इंफ्रारेड रीजन आता है। So, most commonly used unit for wavelength in this region is nanometer. 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻⁹ मीटर्स के बराबर होता है, या फिर 0.1 आंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। जबकि जो इंफ्रारेड रीजन है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे है, तो उसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो माइक्रोन्स का है, या फिर हम उसके लिए वेव नंबर का भी मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। ठीक है, दोबारा से सुन लें कि हमारे पास जो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन है उसके लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं नैनोमीटर का, जबकि जो इंफ्रारेड रीजन है उसके लिए चूंकि लॉन्गर वेवलेंथ है तो उसके लिए हम यूनिट यूज़ करेंगे वेवलेंथ के लिए माइक्रोन्स, या फिर हम वेव नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। और वेव नंबर जो है वो जनरली प्रेफर किया जाता है। अब वेव नंबर क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का इन सेंटीमीटर, तो हम इसको बोलते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। हम कह सकते हैं कि वेव नंबर इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करते हैं। ऑल organic compounds interact with electromagnetic radiations. They absorb energy, उनकी एनर्जी को absorb करते हैं। When a molecule absorb energy, a transformation occur. जब कभी भी मॉलिक्यूल एनर्जी को absorb करते हैं तो उस केस में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो कि that may be either temporary or permanent. Lower energy radiation may cause molecular rotation or bond vibration, while the higher energy radiation may cause promotion of electron to the higher energy level or bond cleavage. लोअर एनर्जी रेडिएशंस जो हैं वो क्या करती हैं? मालिक्यूलर रोटेशन कॉज करती हैं या फिर वाइब्रेशन, बॉन्ड वाइब्रेशन कॉज करती हैं, जबकि हायर एनर्जी रेडिएशंस प्रमोशन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स की टू द हायर एनर्जी लेवल, या फिर बॉन्ड क्लीवेज भी काज कर सकती हैं। तो मतलब ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन या टेम्परेरी भी हो सकती है या परमानेंट भी हो सकती है। इट डिपेंड्स वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व molecular rotation, bond vibration, or electronic transition. The molecule absorb only the wavelength of radiation with exactly the energy necessary for the transition. मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिर्फ वही रेडिएशन अब्जॉर्ब करेंगे जिसकी एनर्जी सफिशेंट होगी ट्रांजिशन के लिए। जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा उसके लिए जो एनर्जी चाहिए हो, सिर्फ वही वेवलेंथ जो है वो अब्जॉर्ब करेगा कोई भी मॉलिक्यूल। The absorption of wavelength of radiation is selective for particular transition which depends on structure of the molecule, और ये चीज़ डिपेंड करती है मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर, यानी कि स्पेसिफिक वेवलेंथ ही कोई भी मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करेगा, दूसरी वेवलेंथ जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होंगी, वो पास हो जाएंगी। By measuring the absorption spectra of the non-compound, we can correlate the wavelength of energy absorbed with the characteristic structural features. यानी कि जो भी वेवलेंथ अब्जॉर्ब होगी हम उसको रिलेट कर सकते हैं स्ट्रक्चरल फीचर्स के साथ। This information is then used to determine the structure of unknown compound. इसको हम then utilize करते हैं unknown compound के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए। यह था स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। अच्छा जी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स।
The instrument that is used to measure the electromagnetic radiation absorbed by an organic molecule is called spectrophotometer और इसका दूसरा नाम है हमारे पास स्पेक्ट्रोमीटर। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितनी मिकदार में अब्जॉर्ब हुई है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यकीनन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स के अंदर हमें यह देखना होता है कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब हुई है। मेजर करने के लिए जो अपरेटस यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर स्पेक्ट्रोमीटर भी बोलते हैं इसको। It consists of a light source of radiation with prism that can select the desired wavelength, which are passed through the sample of the compound being investigated. यहाँ पर हमारे पास एक लाइट सोर्स होता है। ये हमारे पास है लाइट सोर्स। ये हमारे पास है प्रिज्म या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। प्रिज्म का काम क्या होता है? इस लाइट को मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देना, डिफरेंट लैम्डा के अंदर। देन वन स्पेसिफिक वेवलेंथ विल पास थ्रू द सैंपल होल्डर, जिसके अंदर हमारे पास सैंपल है। सैंपल के बाद इसके अंदर हमारे पास एक अदद डिटेक्टर भी होता है जो कि पास्ट लाइट को डिटेक्ट कर रहा होता है, और एक हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम होता है या फिर रिकॉर्डर। ये है हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बेसिक कंपोनेंट्स।